हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए घोस्ट राइटर की एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और ये एक सच्ची घटना है। मेरे ही एक राइटर के साथ घटी हुई है, इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी कहानियाँ समय से मिलती रहे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जो आपके साथ हो रहा है या फिर हुआ है वो आपके साथ पहले भी हो चुका है, या फिर आपने उसे सपने में देखा है, या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिस बात से सबसे ज़्यादा डरते हैं और सोचते हैं कि वो आपके साथ ना हो, वही आपके साथ हो जाता है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है तो आप दुनिया के अकेले इंसान नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है या फिर हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी ही तरह महसूस करते हैं। उनके साथ वो घटनाएं होती हैं जिनसे वो डरते हैं और उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचते हैं। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जो वो सोचते हैं वही उन्हें दिखाई भी देने लगता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके साथ वो होने लगा था जिसके बारे में वो हर वक्त सोचता रहता था। यहाँ तक कि सपने भी उसे उसी तरह के आते थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हम उन्हीं घटनाओं से जूझते हैं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं, और कैसे हम उन्हीं परेशानियों में फंस जाते हैं जिनसे बचने के बारे में सोचते हैं, और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा नाम सुयश है और मैं एक राइटर हूँ और बहुत दिनों से हॉरर स्टोरीज़ लिख रहा हूँ। वैसे मैं पार्ट टाइम राइटर हूँ, शौकिया तौर पर लिखता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी हॉरर स्टोरीज़ लिखूँगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि लिखना पड़ा। ऐसा नहीं कि मुझे भूत प्रेत या आत्माओं से डर लगता है या मुझे उन पर भरोसा नहीं है। मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिस वजह से न चाहते हुए भी मुझे आत्माओं पर भरोसा करना पड़ा। मैं आपको उनमें से किसी भी घटना के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि हॉरर स्टोरीज़ लिखते लिखते मुझे जो अनुभव हुआ वो बताऊंगा। हॉरर स्टोरीज़ लिखने के लिए मैं हमेशा मौत, खौफ, दर्द और डरावने से डरावने एहसासों के बारे में सोचता रहता था, जिस वजह से मैं खुशी, उत्साह और प्यार के एहसास से दूर होता जा रहा था। मेरे मन में हर समय कत्ल, लाश और ऐसे ही ख्याल घुमा करते थे जिनमें डर और खौफ हो, जिस वजह से मुझे वैसी ही चीज़ें दिखने लगी थी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो सब मेरे मन का वहम था या हकीकत में ही मेरे साथ वो हो रहा था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो मेरे लिए खौफनाक एहसास था और मुझे लगने लगा था कि वो सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब मैं उससे छुटकारा कभी नहीं पा सकूँगा। हॉरर स्टोरीज़ लिखते वक्त मैं जो लिखता था उन्हीं लम्हों में खो जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची लगने वाली कहानियाँ लिख सकूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच्ची लगने वाली कहानियाँ लिखने के चक्कर में मैं ही एक दिन मुसीबत में पड़ जाऊँगा। मेरे साथ वो सब शुरू हुआ लॉकडाउन के वक्त से। तब मेरे पास कुछ काम नहीं था और काम की तलाश करते करते किसी ने मुझे कंटेंट और स्टोरी राइटिंग के बारे में बताया, और ये भी बताया कि राइटिंग करके मैं घर बैठे पैसे कमा सकता हूँ। मुझे ये जानकारी बहुत अच्छी लगी और बहुत खुशी हुई, क्योंकि तब मैं थोड़ा बहुत लिख लेता था। उसके बाद शुरू हुआ हॉरर स्टोरीज़ लिखने का सिलसिला। लिखने के कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब और डरावना होने लगा। मेरे साथ जो भी हो रहा था वो सब रहस्यमयी था। मेरे साथ जो भी होने लगा था वो सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं हॉरर स्टोरीज़ लिखते वक्त सोचा करता था। शुरुआत में तो मुझे वो सब अपने मन का वहम लगता था। मैं सोचता था कि मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा है
क्योंकि वैसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उन दिनों मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको वो भी बताऊंगा, और मैं उससे कैसे बचा उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे साथ क्या हुआ था वो जानने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। पीछे मतलब साल 2021 में। तभी से मैंने हॉरर स्टोरीज़ लिखने की शुरुआत की थी। वैसे आज भी मैं घंटों बैठकर हॉरर स्टोरीज़ लिखता हूँ, लेकिन उन दिनों की बात कुछ और ही थी। अभी मैं जब तक लिखता हूँ सिर्फ तभी तक ही सोचता हूँ, लेकिन पहले मैं लिखूँ या ना लिखूँ, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त सिर्फ भूत प्रेत और डरावनी घटनाओं के बारे में ही सोचता रहता था, जिसका मेरे दिमाग में बहुत ही गहरा असर हुआ था। मुझे लगने लगा था कि मैं जिन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ वो सब मेरे सामने ही हुई हैं। आग की लपटों में जलती औरत की चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई देती थी। बेरहमी से किया गया कत्ल और मरने वाले का दर्द मुझे महसूस होता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हॉरर स्टोरीज लिख रहा था। वो कहानी एक औरत को जलाकर मारने के बारे में थी, और मैं पूरी डिटेल से उस सीन के बारे में सोचकर लिख रहा था कि कैसे उसके हाथ पैर बांधकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। ये सब उसके साथ उसके ससुराल वाले ही कर रहे थे। वैसे मेरी सभी हॉरर स्टोरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं, और वो स्टोरी भी वैसी ही थी। मैंने न्यूज़ में देखा था एक नई दुल्हन को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार दिया। जब मैं वो सब लिख रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरी आंखों के सामने ही जल रही है और मदद के लिए चीख रही है। वो एहसास ऐसा बहुत ही भयानक था क्योंकि वो औरत मुझे जलती और तड़पती हुई दिख रही थी और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय मुझे डर, दर्द और बेबसी का एहसास एक साथ हो रहा था। मैंने सोचा शायद मैं उस बारे में सोच रहा था, इसीलिए मुझे वो सब दिखा। इसीलिए मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपनी कहानी पूरी की। उसी रात मैं गहरी नींद में सो रहा था और अचानक मेरी नींद खुल गई। उस वक्त मैं बहुत घबराया हुआ और बेचैन था क्योंकि मैंने एक बिल्कुल सच लगने वाला भयानक सपना देखा था। मैंने देखा कि मैं एक सुनसान घर में हूँ और मेरे सामने एक जवान और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है और वो बहुत डरा हुआ था। वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरे पीछे से एक आदमी आया और उसने उसके पेट और सीने और गर्दन पर तेज़ धार चाकू से बेरहमी से वार कर दिया और उसने मेरे सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उस सपने के बारे में मैं कई दिनों तक सोचता रहा क्योंकि वो सपना एकदम हकीकत जैसा था, जिस वजह से मैं कुछ लिख भी नहीं पाया था क्योंकि मैं जब भी लिखने बैठता था तो वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता था। फिर एक दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें सपने के बारे में डिटेल में बताया गया था। आर्टिकल के अनुसार हम इंसान जो भी सपने देखते हैं उनमें से ज़्यादातर सपनों को याद नहीं रख पाते, और जो भी याद रखते हैं वो धुंधले ही होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सपने में हम जो भी जगह, इंसान या घटना देखते हैं उनके बारे में पहले से ही जानते हैं या वैसी ही घटना के बारे में सोचते रहते हैं। वो आर्टिकल अच्छा था, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था कि जब हमें सपने में सिर्फ वही इंसान दिखते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो फिर उस दिन सपने में दिखाई देने वाला इंसान कौन था, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह यही सोचता रहता कि मैं वो सपना क्यों देखता हूँ और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने क्यों आते हैं जिनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद मैं उस सपने के बारे में भी भूल गया और अपने उस सवाल के बारे में भी भूल गया जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था और एक नई कहानी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे पता चला
कि मेरे मोहल्ले में एक घर है जहाँ पर रचना नाम की एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद उस घर में रहने वाले उसके सास ससुर देवर और देवरानी सभी लोगों ने वो घर खाली कर दिया था और वो सभी कहीं और रहने चले गए थे। लेकिन उन्हें वो घर खाली क्यों करना पड़ा उसके बारे में साफ साफ किसी को भी नहीं पता था। सब लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया करते थे। कुछ का कहना था कि उन लोगों को अच्छी कीमत मिल गई जिस वजह से वो लोग घर बेचकर चले गए, और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद रचना की आत्मा उन्हें परेशान करने लगी थी जिस वजह से उन्हें वो घर खाली करना पड़ा। और उसके मरने के कुछ महीनों बाद ही उसके पति कमल की भी मौत हो गई थी। रचना के मरने की वजह क्या थी मैंने उस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे तो स्टोरी का आइडिया मिल गया था और मैं उसी के बारे में सोचने लगा कि वो कैसे मरी और मरने के बाद उसने अपना बदला लिया या फिर उसकी रूह ने क्या किया। ये सब सोचकर एक काल्पनिक कहानी लिख रहा था। वो कहानी आधी लिख गई थी। रचना की मौत के बाद तक मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना था, वो भी अपनी माँ से, क्योंकि ये जानकारी उन्होंने ही मुझे दी थी। मैंने रचना या उसके परिवार में से किसी को भी कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले वो सब हो गया था। मैं ये सोच ही रहा था कि कहानी आगे कैसे बढ़ाऊं, तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा नहीं हुआ था, तुम गलत लिख रहे हो, हकीकत कुछ और है। उस समय मैं गहरी सोच में था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग की आवाज़ है, और आगे लिखने लगा। मैंने 2 लाइन ही लिखी थी कि फिर से आवाज़ आई, तुम गलत लिख रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई औरत गुस्से में बोली हो और मैं एकदम से चौंक गया। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल मेरा मन मायूस और दुखी हो गया। मैं थका थका महसूस करने लगा और जाकर बिस्तर में लेट गया। तभी मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी। मैं उठकर उसे देखने कमरे से बाहर भागा तो मैंने देखा कि एक औरत को 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है और एक बूढ़ी औरत उसके गले में रस्सी लपेट रही है। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही है और चीख भी रही है, लेकिन उसकी चीख दबाने के लिए एक आदमी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो औरत एकदम शांत हो गई। वो शांत नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा था, जिसके बाद मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं अपने बिस्तर पर ही था। कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरे सामने ही हो रहा है। घबराया हुआ मैं अपने आप को समझाते हुए खुद से बोला। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही आवाज़ आई, देखा मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक बार फिर चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा कि वो किसकी आवाज़ है, कौन है जो मुझे इस तरह डरा रहा है। लेकिन मुझे एक बार फिर अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मुझे वो सपना क्यों आया और वो औरत कौन है जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, और वो सब मुझे क्यों बता रही है। उसके बाद मैं फिर से कहानी लिखने बैठ गया। तब मुझे ध्यान आया कि मैं जो कहानी लिख रहा था वो सपना बिल्कुल वैसा ही था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो कहानी लिख रहा हूँ उसमें कुछ गलत है, और मैंने कहानी में बदलाव करके वो सब लिखा जो मैंने सपने में देखा था। उसके बाद मुझे पूरे कमरे में हल्की सी ठंडक महसूस हुई और मैं उदास हो गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे वो सपना क्यों आया। मैंने अपनी मम्मी से उस सपने के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मैंने उस लड़की का हुलिया बताया तो वो एकदम से हैरान रह गई। सपने में दिखे किसी भी इंसान का चेहरा याद नहीं रहता। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा
कि तू रचना के बारे में कहानी लिख रहा है ना, इसीलिए शायद तुझे वो सपना आया। और उन्होंने आगे बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि रचना ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसे जान से मार दिया था। फिर वो मजाक में बोली, कहीं वो तेरे पास तो नहीं आ गई, क्योंकि मोहल्ले के बहुत से लोग कहते थे कि उसने अपने घर वालों को इतना परेशान किया था कि वो घर छोड़कर चले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पति कमल तक को मार दिया था। उसके अगले दिन मैंने फिर से कहानी को आगे बढ़ाया, लेकिन उस दिन मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि उसी औरत की आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी और वो जो बोलती रही वो मैं लिखता रहा। कहानी पूरी होने के बाद मैंने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई। कहानी सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कहानी में जो भी लिखा था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने जो जो बोला मैंने सिर्फ वही लिखा। मेरी माँ सबसे ज़्यादा परेशान कमल की मौत से थी। जैसा कि मैंने लिखा था कि रचना की मौत के बाद रचना ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया था। वो उसे चैन से न तो खाने देती थी और न ही पीने देती थी। वो हर वक्त उसके सर पर चढ़ी बैठी रहती थी और आखिर में उसने उसी कमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी थी जिस कमरे में रचना को मारा गया था। रचना की कहानी पढ़ने के बाद मेरी माँ ने मुझे हॉरर स्टोरीज लिखने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि मरने के बाद रचना कभी किसी को ना तो दिखाई दी और न ही उसने कभी किसी को परेशान किया था। यहाँ तक कि उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि उनके घर में कोई भूत है जिन्हें वो घर बेचकर उसके सास ससुर चले गए थे। मैंने अपनी माँ की बात मानी और उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक हॉरर स्टोरीज लिखना बंद कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग से रचना का ख्याल जा ही नहीं रहा था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था। मुझे कई बार ऐसा लगता जैसे वो मेरे कान में कुछ कह रही है। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि मैं घर में भी किसी से बात नहीं करता था। मैं अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा रहता था, ना अच्छे से खाना खाता और ना पानी पीता। धीरे धीरे मैं बहुत बीमार हो गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी पानी। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो उस वक्त किचन में थी और पापा के लिए खाने की थाली लगा रही थी। किचन मेरे कमरे के बगल में ही था। मेरे पापा की आदत थी, वो रात में 10 बजे के बाद ही खाना खाते थे। मैंने एक बार फिर उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया। दूसरी बार भी जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो तीसरी बार मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं हैरान था कि आखिर मेरी माँ मुझे अनसुना कैसे कर रही है। उन्होंने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। जब मुझे लगा कि मेरी माँ मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं खुद ही पानी लेने उठा, लेकिन उस वक्त मेरा शरीर मुझे बहुत ज़्यादा भारी समझ में आया। जो मेरा वज़न था उससे 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया था। मैं बिस्तर से नीचे उतरा ही था कि मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरी माँ की गोद में मेरा सर रखा हुआ है। बेटा, तू पलंग से नीचे कैसे गिरा? माँ ने मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। मम्मी, मुझे प्यास लगी थी। मैंने आपको 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन आपने सुना ही नहीं, इसीलिए मैं खुद पानी लेने के लिए उठा और गिर गया। मैंने उनकी बात का जवाब दिया। तूने कब आवाज़ लगाई? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्होंने हैरानी से जवाब दिया। उस रात मेरी माँ मेरे पास ही बैठी रही। वो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे जब भी नींद आती तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। काला साया हर वक्त मुझे अपने पास महसूस होता। सुबह मैंने वो बात अपनी माँ से बताई। शायद उन्हें पता था
कि मुझे क्या हुआ है और वो मुझे शांति आंटी के यहाँ ले गई। उनके घर में माता का मंदिर बना हुआ था। वो सुबह शाम वहीं पर बैठी रहती थी और लोगों की झाड़ फूँक किया करती थी। उस दिन के पहले भी अपनी माँ के साथ उनके वहाँ मैं जा चुका था। तब मुझे वो सब झाड़ फूँक बकवास लगता था। सच कहूँ तो मुझे ढोंग लगता था। लेकिन उस दिन उन्होंने जब मुझे झाड़ा, 7 नींबुओं को 7 बार काट कर मेरे सर से पैर तक उतारा किया, तब मुझे यकीन हो गया कि वो जो भी करती हैं वो ढोंग नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई है। कोई शक्ति तो ज़रूर है। क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे सर से काला साया नीचे उतर गया और वहाँ से भाग गया। उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। उसके कुछ दिनों बाद ही मैं पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन के बाद से फिर मुझे दोबारा ना तो डरावने सपने आए और ना ही मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। उस दिन के बाद अगले 3 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन 3 महीने बाद हार मान कर मुझे फिर से हॉरर स्टोरीज लिखनी पड़ी। लेकिन इस बार मैंने जो कुछ भी लिखने वाला था वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था। वो कहानी जो मैं लिखने वाला था वो मैंने 3 महीने पहले शांति आंटी के यहाँ तब सुनी थी जब मैं अपनी माँ के साथ झाड़ फूँक करवाने गया था। वो कहानी नहीं बल्कि किसी की आप बीती थी। मैं जिसके बारे में लिखने वाला था वो भी उसी दिन वहीं पर अपने पति के साथ झाड़ फूँक करवाने आई थी। उसके पति ने बताया कि वो किराए के मकान में रहते हैं और अभी वो जहाँ रह रहा था वहाँ वो पिछले महीने ही रहने आया था। उस मकान के सामने एक पीपल का पेड़ था जिसकी डाली पर उसकी पत्नी को एक औरत लटकी हुई दिखाई देती थी। पहले तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे सपने में भी वही औरत दिखाई देती थी। उसकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। उस आदमी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का इलाज डॉक्टर से भी करवाया, लेकिन डॉक्टर के इलाज का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। तब वो अपने पड़ोसी के कहने पर अपनी पत्नी को वहाँ लेकर आया था। शांति आंटी ने उस औरत की तरफ देखा और उसे सब कुछ बता दिया कि पीपल के पेड़ पर दिखाई देने वाली वो औरत कौन है और उसे क्यों दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में वो लोग रहते हैं वो औरत भी उसी कमरे में किराए से रहती थी और एक दिन अचानक उसने आत्महत्या कर ली थी। वो नहीं चाहती थी कि उस कमरे में कोई और रहे, इसीलिए वो उसे परेशान कर रही थी। पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी मैं आधी अधूरी जानकारी के साथ ही लिख रहा था। मैंने कहानी लिखनी शुरू की और उस औरत के कैरेक्टर के बारे में सोचने लगा। उसने आत्महत्या क्यों की थी और मरने के बाद वो उसे परेशान क्यों करने लगी। मैं उस रात वो कहानी आगे बढ़ा ही रहा था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरी आंखों के सामने से एक काला साया गुजर गया। उस वक्त तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया और लिखता रहा, लेकिन उसके कुछ देर बाद जब मैं सोने गया तब मुझे फिर से वही काला साया अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दिखा। तब मैं घबरा गया और भागकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने वो बात अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने मुझे कहा कि मैं एक चप्पल उल्टी करके अपने तकिया के नीचे रख लूं, जिसके बाद डरावने सपने नहीं आएंगे। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में आया और मम्मी की बात मानकर वही किया। जब दोबारा कमरे के अंदर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, जिसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और सो गया। मुझे तुरंत नींद नहीं आई, बल्कि मैं 1 घंटे सोने की कोशिश करता रहा। मुझे जब भी नींद आती तभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे सीने पे कुछ चुभ रहा है और मेरी नींद खुल जाती और मुझे अपने ऊपर वो काला साया महसूस होता। जैसे तैसे मुझे नींद आ गई, लेकिन 3 बजे मैं फिर से जाग गया, जिसके बाद मुझे जो एहसास हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक एहसास था। क्योंकि मैं सपना देख रहा था कि एक काला साया मेरे सीने पे बैठकर मेरा गला दबा रहा है। उस वक्त मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं न तो कुछ बोल पा रहा था और न उसे अपने ऊपर से हटा पा रहा था। मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश भी की,
लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने सपने में अपने पूरे ज़ोर लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सपने में मेरी सांसें रुक गई थी। वो एहसास मेरे लिए इतना डरावना था कि आज भी उसके बारे में सोचकर मैं काँप जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे लगने लगा था कि अब मैं मर जाऊँगा। वो बेबसी और डर आज भी मुझे महसूस होता है। मैंने इतनी सारी हॉरर स्टोरीज़ लिखी हैं और खौफनाक और भयानक घटनाओं के बारे में लिखा, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ था उसका एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तभी अचानक उठकर बैठ गया और वो काला साया मुझे छोड़कर कमरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने सपने में क्या देखा और मेरे साथ क्या हुआ। मैं बिस्तर से उठा और तुरंत भागकर कमरे से बाहर गया। उसके बाद उस रात मैंने दोबारा कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई और हॉल में सोफे पर ही सोया। सुबह होते ही अपनी माँ से पूरी बात बताई। उसके बाद माँ मुझे फिर से शांति आंटी के यहाँ ले गई। आंटी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कोई साया नहीं है, बल्कि वो सब मेरे मन का भ्रम है। मैं जिस बारे में सोचता रहता हूँ वैसी ही घटना मुझे अनुभव होती है। उस दिन के बाद से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस रात की घटना के बारे में ना सोचूं, लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे मैं भूल नहीं पा रहा था। जब भी मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता, मुझे डर लगता कि कहीं फिर से वही सपना ना आ जाए और मैं रात भर जागता रहता। मुझे अपने आसपास बहुत सारे काले साए महसूस होते थे। कभी लगता कि एक औरत अपने बच्चे के साथ मेरे घर में घूम रही है, तो कभी लगता 4 आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हर वक्त डरा और घबराया रहने लगता था। मैंने लिखना भी बंद कर दिया था। मुझे लगने लगा था शायद मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैंने क्या किया और मेरे साथ वो सब क्या और क्यों हो रहा है। फिर एक दिन मुझे एक किताब के बारे में पता चला, द सीक्रेट। मैंने वो किताब पूरी पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो किताब पढ़ने के बाद मुझे अपने और इस ब्रह्मांड के बीच के कनेक्शन का पता चला। मुझे पता चला कि मैं जो सोचता था, जैसा सोचता था, वैसे ही शक्तियाँ मेरे पास अट्रैक्ट होती थी। हॉरर स्टोरीज़ लिखने के लिए मैं हमेशा निगेटिविटी और आत्माओं के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए वही निगेटिविटी और आत्माएं मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। उस दिन के बाद से मैं फिर से हॉरर स्टोरीज़ लिखने लगा और अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन भी करने लगा। उस दिन से लेकर अब तक मैं हॉरर स्टोरीज़ लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मुझे अपने आसपास न तो काला साया महसूस हुआ और ना ही मुझे अपने आसपास किसी के होने का अनुभव हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ वो सब क्यों होने लगा था और मैंने उससे छुटकारा पाया कैसे, तो आप द सीक्रेट बुक ज़रूर पढ़ना। बुक पढ़ने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप भी जान जाएंगे कि आपके साथ जो भी होता है वो क्यों होता है और उसे कैसे बदला जा सकता है। बुक के अनुसार हमारे साथ वही होता है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम जिस बारे में सोचते हैं उसे ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था और जब से मैंने वो बुक पढ़ी तब से मेरी ज़िंदगी से निगेटिविटी और निगेटिव थिंकिंग दूर हो गई है और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ जो मुझे चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये रही एक राइटर की आप बीती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।